हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो टॉप 30 क्वेश्चनों के साथ आपके समक्ष हाजिर है, जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, ये क्वेश्चन चुनिंदा हैं जो कि एग्ज़ाम में सीटेट एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है। जहां पर दोस्तों समूहों में चर्चा हो रही है, शिक्षक भी सकारात्मक तरीके से पेश आ रहे हैं, छात्र भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, तो यह किस कक्षा की विशेषता है। ए ऑप्शन कह रहा है प्रगतिशील कक्षा कक्ष का, बी कह रहा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष का, और सी कह रहा है व्यवहारवादी कक्षा कक्ष का, और डी कह रहा है शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष। तो दोस्तों, जहां पर समूहों में चर्चा हो रही है, सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है, तो यह है प्रगतिशील कक्षा कक्ष की। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है, किस अवस्था में बच्चे में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। आपके ऑप्शन है शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो दोस्तों, प्रतीकात्मक खेल का अर्थ क्या होता है वह जानना जरूरी है। जैसे बच्चा जब छोटा रहता है तो कहीं ना कहीं वह पुलिस और चोर का खेल खेलता है, जबकि पुलिस का न तो उसके पास ड्रेस रहता है ना ही बंदूक रहती है, फिर भी वह पुलिस बना हुआ रहता है। और जो बच्चा चोर बना रहता है, उसने चोरी नहीं की है, फिर भी वह चोर बना हुआ रहता है। तो ये सब प्रतीकात्मक खेल के अंतर्गत आता है। जैसे बच्चा भोजन बना रहा है लेकिन वहाँ पर भोजन रहता नहीं है, तो यही सब प्रतीकात्मक खेल जो होता है इसे कहा जाता है। और यह कब खेल खेलते हैं बच्चे, यह खेलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी एज क्या होती है, तो इसकी एज 2 से लेकर 6 वर्ष तक की होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कह रहा है, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है। आपके ऑप्शन है किताबें और पत्रिकाएं, बी कह रहा है मीडिया, सी कह रहा है धार्मिक संस्थान, और डी कह रहा है परिवार। तो प्राथमिक समाजीकरण की बात अगर आए दोस्तों, तो यहाँ पर आपका परिवार बिल्कुल सही हो जाएगा। परिवार ही बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण की संस्था होती है। और किताबें, पत्रिकाएं, मीडिया, धार्मिक संस्थान, ये सभी द्वितीय समाजीकरण के अंतर्गत आती हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल है, जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास में से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो वह पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है। एक बच्ची है जो छोटी सी है 5 वर्ष की, वह यह नहीं तर्क कर पा रही है कि पानी जो लंबे गिलास में है, संकीर्ण गिलास में है, वह चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जा रहा है। तो यह क्या इसका कारण है कि वह तर्क नहीं कर पा रही है। ए ऑप्शन कह रहा है वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, बी कह रहा है वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, सी कह रहा है वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, और डी कह रहा है वह नकल नहीं कर सकती। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। क्योंकि दोस्तों, बच्ची पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था होती है 2 से लेकर के 7 वर्ष। तो दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था में बच्ची है, उसे माप, तौल, भार, आयतन, इन सभी चीजों का ज्ञान नहीं है, और पानी की समानता का निर्धारण वो अपने तरीके से करती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न कह रहा है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट तथा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है। आपके ऑप्शन हैं इनाम, सांस्कृतिक उपकरण, स्कीमा, संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें लेव वाइगोत्स्की की, तो इनके बारे में
थोड़ा सा जानना जरूरी है। लेव वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। इन्होंने जेडपीडी का इस्तेमाल किया था। और दोस्तों जेडपीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने यह बताया है कि हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट तथा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव सांस्कृतिक उपकरण के कारण होता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों हम इनके कीवर्ड की बात करें तो अगर कभी आपको MKO मिल जाए देखने को एग्ज़ाम में, जेडपीडी मिल जाता है और दोस्तों पाड़ मिल जाता है, पाड़ जिसको ढांचा इसका फोल्डिंग भी कहते हैं, और समाज का क्षेत्र, अंतःक्रिया, तो ये सभी लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हैं। लेव वाइगोत्स्की के अंतर्गत ये सभी कीवर्ड आते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शन है भाषा, परिपक्वता, संगठन या संतुलन। तो वाइगोत्स्की साहब क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि भाषा वह भूमिका होती है जो कि संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका मानना है कि बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके ज्ञान प्राप्त करता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न कह रहा है कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। आपके ऑप्शन हैं अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, बी कह रहा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सी कह रहा है सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास और डी कह रहा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो दोस्तों अगर हम कोहल वर्ग की बात करें तो कोहल वर्ग का अंतिम स्टेज उत्तर परंपरागत अवस्था के अंतर्गत आने वाली सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। इसके अंतर्गत बच्चा क्या करता है कि खुद की नैतिकता बनाता है, खुद के चुने हुए नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है। उसे ना तो समाज की परवाह रहती है, न वह कानून की परवाह करता है। उसे जो अच्छा लगता है वही वो कार्य करता है, चाहे उसे समाज के खिलाफ जाना पड़े या कानून के खिलाफ जाना पड़े। उसे जो सही लग रहा है वही वो कार्य करना चाहेगा, वही वह कार्य करता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न कह रहा है हावर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है। ए ऑप्शन कह रहा है प्रकृतिवादी, बी कह रहा है अंतर्वैयक्तिक, सी कह रहा है अंतःवैयक्तिक और डी कह रहा है स्थानिक। तो दोस्तों जो दूसरों के व्यवहारों और भावनाओं को, मंशाओं को समझने में क्षमता रखता है तो उनमें कौन सी बुद्धि होती है, उनमें पाई जाती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा दोस्तों ये कैसे पता चलेगा कि इनमें कौन सी बुद्धि है? तो नेता हो गए, जैसे साइकोलॉजिस्ट हो गए, और दोस्तों परामर्शदाता हो गए, मनोवैज्ञानिक हो गए, राजनीतिज्ञ हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, धार्मिक नेता हो गए, इन सभी के पास अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है जो दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। और वहीं अगर हम अंतःवैयक्तिक की बात करें दोस्तों तो अंतःवैयक्तिक में क्या होता है कि जो व्यक्ति खुद की कमियां को देख सके, अपने अंदर क्या खूबियां हैं उनको देख सके, क्या कमियां हैं उन्हें देख सके, तो इसे कहते हैं अंतःवैयक्तिक बुद्धि। और यह किसके अंदर होती है? ये साधु हो गए, महात्मा हो गए, इनके पास अंतःवैयक्तिक बुद्धि होती है। और वहीं पर अगर हम प्रकृतिवादी बुद्धि की बात करें तो प्रकृति की सुंदरता को जो महसूस करता है तो उसे कहते हैं प्राकृतिक बुद्धि। जैसे पहाड़, नदियाँ, फूलों की सुंदरता आप ग्रहण कर पा रहे हो, उसकी महत्ता को आप समझ पा रहे हो, तो फिर वह प्रकृति बुद्धि के अंतर्गत आती है। और दोस्तों स्थानिक की अगर हम बात करें, स्थानिक बुद्धि की, तो स्थानिक बुद्धि उनके पास होती है जो कि मूर्ति बना सकते हैं, मैप बनाना, घर के डिजाइन बनाना, अच्छे तरीके से इन कार्यों को कर लेते हैं, उनके पास स्थानिक बुद्धि होती है। जैसे इंजीनियर,
ये सभी मैप वगैरह सब बना लेते हैं, घर का डिजाइन बना लेते हैं, तो ये इनके पास स्थानिक बुद्धि होती है। स्थानिक बुद्धि को एक और नाम से जाना जाता है दृश्य स्थानिक। ये भी आप याद रखिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक चीजें दी जाती हैं, जबकि लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? अगर आप लड़के को आप कार दे रहे हैं खेलने के लिए, उनको यांत्रिक चीजें दे रहे हैं, वीडियो गेम दे रहे हैं, और लड़कियों को गुड़िया और चित्रकारी करने के चीजें दे रहे हैं, तो यह दर्शाती है जेंडर पक्षपात का। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप लड़के और लड़कियों में भेद कर रहे हैं, तो यह जेंडर पक्षपात के अंतर्गत आता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, एक शिक्षिका को अपने बच्चों को अपने आप से बात करने यानी कि व्यक्तिगत वाक्य को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? एक शिक्षिका है जो कि उनके बच्चे खुद से बात कर रहे हैं, उन्हें इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, यह आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह आत्मकेंद्रियता को बढ़ावा देता है। बी कह रहा है उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अपना खुद का ध्यान भंग करता है। सी कह रहा है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे वह स्वनियमन सुसाधित होता है। और डी कह रहा है अनदेखा करना चाहिए। तो दोस्तों, इस पर शिक्षिका को क्या करना चाहिए जब बच्चा खुद से बात कर रहा है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है, वह अपने कार्यों को बच्चा निर्देश देता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न कह रहा है, समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है? आपके ऑप्शन है विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, बी कह रहा है अनम्य पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर, सी कह रहा है विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, और डी कह रहा है सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों, समावेशी शिक्षा के लिए कौन सहायक है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, बच्चों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से उनका मदद करना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? आपके ऑप्शन है गुणज वैफल्य, पठन वैफल्य, भाषा वैफल्य या गति समन्वय वैफल्य। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम गुणज वैफल्य को देखें तो यह गणित से रिलेटेड है, गुणज वैफल्य गणित से रिलेटेड है। पठन वैफल्य को देखें तो यह पढ़ने से रिलेटेड है। अगर दोस्तों हम भाषा वैफल्य को देखें तो भाषा वैफल्य संप्रेषण से संबंधित है। और अगर हम गति समन्वय वैफल्य को देखें तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें क्या होता है कि हाथ पैर में संतुलन नहीं हो पाता है, मांसपेशियों में समस्या बनी रहती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न कह रहा है, जनजातीय समुदायों के विद्यार्थी के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? जो जनजातीय समुदायों से विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को क्या करना नहीं चाहिए? यहाँ पर निगेटिव है, बचने का अर्थ है क्या नहीं करना चाहिए, किससे बचना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना, बी कह रहा है उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना, सी कह रहा है पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों को शामिल करना, और डी कह रहा है उन संप्रतियों को पढ़ना जो उनके जीवन के लिए अप्रासंगिक हों। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप जरा बताइए। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, उन संप्रतियों को पढ़ना जो उनके जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, जिससे बच्चा कनेक्ट नहीं हो पाएगा और बच्चे का जिससे कोई लेना देना नहीं है, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है, विद्यार्थी निम्न में से किससे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? यहाँ पर दोस्तों बनाते रहना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ए ऑप्शन कह रहा है जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है,
बी कह रहा है जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है। सी कह रहा है जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है। और डी कह रहा है जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है। तो नए ज्ञान के निर्माण का आधार क्या बनता है? यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। जो उनको पहले से ही जानकारी हो उसे जोड़कर अगर पढ़ाया जाता है तो उनके नए ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन है असंदर्भित पाठ्य पुस्तक, बी कह रहा है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके, सी कह रहा है विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां और डी कह रहा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान। तो विद्यार्थियों की असफलता का कौन जिम्मेदार है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, असंदर्भित पाठ्य पुस्तक। क्योंकि दोस्तों ऐसा पाठ्यक्रम जो बच्चों के ऊपर बोझ बना हुआ हो, जो अपने जीवन के अनुभवों से जोड़ ही नहीं पा रहा हो, तो वह विद्यार्थियों की असफलता का कारण बनता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न कह रहा है अधिसंज्ञान कौशल क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, बी कह रहा है संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते, सी कह रहा है केवल विषय वस्तु के रटने पर निर्भर है और डी कह रहा है विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाता है। तो अधिज्ञानात्मक कौशल क्या होता है? सबसे पहले दोस्तों उसको जानना जरूरी है। अधिज्ञानात्मक जो होता है उसे कहते हैं जो चीजें दिमाग से जुड़ी हुई हो, उसे अधिज्ञान कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न कह रहा है एक विद्यार्थी कुछ संपत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? एक बच्ची है जो अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए वह किताबें पढ़ रही है, तो यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? ए ऑप्शन कह रहा है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, बी कह रहा है परिहार महारत उन्मुख लक्ष्य, सी कह रहा है प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य और डी कह रहा है परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। तो दोस्तों जो बच्ची किताब पढ़ रही है अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए, तो यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। कहीं ना कहीं वह चीजों में निपुण होना चाहती है, महारत हासिल करने की दिशा में अग्रसर हो रही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु है। आपके ऑप्शन है कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, बी कह रहा है बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, सी कह रहा है परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, डी कह रहा है आकलन के लिए योगात्मक तरीकों को अपनाना। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मानना है कि आप बहुभाषिकता को बढ़ावा दें, मातृ शिक्षा में पढ़ाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। तो यहाँ पर मातृ शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया है और बहुभाषिकता को भी उसने महत्व दिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न कह रहा है कविता, गीत एवं मंत्र वे तरीके हैं जिनसे बच्चे कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों निगेटिव दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कविता, गीत और मंत्र के जो तरीके हैं उनसे बच्चे के लिए क्या विकल्प इसमें से सही नहीं है? ए ऑप्शन कह रहा है शब्द एवं वाक्य संरचना रटते हैं, बी कह रहा है उच्चारण का अभ्यास करते हैं, सी कह रहा है विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं और डी कह रहा है शब्द संपदा बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा, विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षक बच्चों का आकलन करता है। किस लिए बच्चों का आकलन किया जाता है शिक्षक द्वारा?
ए ऑप्शन कह रहा है यह ज्ञात करने के लिए कि कक्षा में कौन भाषा का श्रेष्ठतम उपयोग करता है। बी कह रहा है यह ज्ञात करने के लिए कि बच्चों को सीखने में कहाँ कमी आ रही है। सी कह रहा है बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने में योजना बनाने के लिए। डी कह रहा है बच्चे की उसके सहपाठी की तुलना करने के लिए। तो शिक्षक द्वारा बच्चों का आकलन करना यह क्या दर्शाता है? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चों को उनके आगे के लिए अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने में योजना बनाने के लिए। क्योंकि दोस्तों बच्चों को जो हमने सिखाया है वह बच्चा सही ढंग से सीखा है या नहीं सीखा है, क्या उसमें कमी रह गई है जो सुधारना है, इसलिए बच्चों का मूल्यांकन होना जरूरी होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न कह रहा है द्विभाषी बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो यह क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है संकेत बदलना, बी कह रहा है संकेत मिश्रित करना, सी कह रहा है बहुभाषिकता और डी कह रहा है दक्षता स्तर। तो दोस्तों द्विभाषी बच्चे या दो भाषाओं को जानने वाला बच्चा जो होता है वह किसी से बात करते समय अगर वह एक ही भाषा के शब्दों का प्रयोग करता है तो वह कहलाता है संकेत बदलना। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न कह रहा है बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, ये चिन्ह कहलाते हैं। अब जब दोस्तों छोटा बच्चा रहता है तो वह आड़ी तिरछी रेखाएं ऐसे इस तरह से बना देता है, तो यह उनका क्या दर्शाता है? ए ऑप्शन कह रहा है चित्रकारी, बी कह रहा है कीरम काटे स्क्रिबलिंग और सी कह रहा है लिखना और डी कह रहा है स्वयं की वर्तनी। तो दोस्तों जब बच्चा अपने आप से लिखना शुरू करता है शुरुआती दिनों में तो वह आड़ी तिरछी रेखाएं बनाता है, इधर उधर चित्रकारी करता है, आड़ी तिरछी रेखाओं को खींचता है, तो वह कहलाता है कीरम काटे। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा? आपके ऑप्शन है अलमारी में कपड़ों को फैलाना, बी कह रहा है कुछ छलका देना, सी कह रहा है तीलियां उठाना और डी कह रहा है धागे में मन के पिरोना। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में कौन सहायता करेगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, धागे में मन के पिरोना। कहीं ना कहीं उंगलियों से धागों में मोतियां होती हैं उनको पिरोया जाता है, तो वह कहीं ना कहीं हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न कह रहा है कौन से भाषा की पुस्तकों में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं, बी कह रहा है चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास क्या देखा क्या सुना महसूस किया इसको मिलने में सहायता करते हैं, सी कह रहा है बच्चों की दृश्य साक्षरता विकसित करते हैं और डी कह रहा है चित्र बनाने वाले तथा शिक्षक की कला एवं सौंदर्य बोध की सराहना करते हैं। पुस्तकों में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। क्योंकि दोस्तों जो चीज़ बच्चा न जानता हो उसे चित्रों के माध्यम से बताया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न कह रहा है बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, पियाजे। तो दोस्तों भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है और ठीक उसी तरह से बच्चों में विकास करती है जिस तरह से अन्य जैविक कार्य। तो दोस्तों यहाँ पर यह कथन चॉम्स्की महोदय का है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों में भाषा की क्षमता जन्मजात होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? गौण का अर्थ होता है दोस्तों द्वितीय। ए ऑप्शन कह रहा है विद्यालय और पास पड़ोस, बी कह रहा है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, सी कह रहा है परिवार और रिश्तेदार और डी कह रहा है परिवार और पास पड़ोस।
तो सामाजिकरण के गौण वाहक कौन हो सकते हैं? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यालय और पास पड़ोस। यह समाजीकरण के गौणवाहक होते हैं। और अगर समाजीकरण के प्रथम की बात करें, प्रथम समाजीकरण कौन होता है? तो फिर आपका परिवार हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न कह रहा है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? आपके ऑप्शन है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, बी कह रहा है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, सी कह रहा है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, और डी कह रहा है शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो दोस्तों, पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए सबसे आवश्यक जो चीज होती है वह होती है शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पियाजे साहब ने सबसे ज्यादा ध्यान इसी बात पर दिया है कि बच्चा सक्रिय है या नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न कह रहा है, कृषि प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो ए ऑप्शन कह रहा है नियामक है, बी कह रहा है समावेशन को हतोत्साहित करता है, सी कह रहा है आवृत्ति को बढ़ा देता है, और डी कह रहा है खोज को प्रोत्साहन देता है। तो किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बना देता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न कह रहा है, लिंग है। आपके ऑप्शन है शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता। तो दोस्तों, लिंग जो है वह सामाजिक संरचना है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। आपके ऑप्शन है अधिनायकीय, अनुमति परक, सुविधादाता या सत्तावादी। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका जो होती है वह होती है सुविधादाता के रूप में। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।